मैं डॉक्टर जयराम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बाबू सोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर में एमए फाइनल सोशियोलॉजी के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आपको एमए फाइनल सोशियोलॉजी का पेपर 6 का अध्ययन करवाऊँगा। विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार आपका पेपर 6 सेक्शन ए की पहली चैप्टर है जिसका नाम कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स आर्थिक एवं राजनीतिक दार्शनिक विचारों के इतिहास में एक महान विचारक रहे हैं। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने संपूर्ण विश्व के लिए एक ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा दी कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के महान शिक्षक और नेता के रूप में देखा जाने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्ल मार्क्स साम्यवाद का जनक है और उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया। यह सच है कि कार्ल मार्क्स से पहले सेंट साइमन, फोरियर, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लॉक तथा अनेक दूसरे विद्वानों ने आर्थिक असमानताओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण पर बल देकर समाजवादी आधार पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। लेकिन कार्ल मार्क्स वह पहले विचारक थे जिन्होंने साम्यवाद की वैज्ञानिक विवेचना करके उसे संपूर्ण विश्व में स्थापित किया। अर्थात कार्ल मार्क्स साम्यवाद की वैज्ञानिक विवेचना करने वाला पहला विद्वान रहा है। वह एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विचारक थे जो गरीबों, श्रमिकों और शोषित वर्गों के एक बौद्धिक मसीहा बन गए। मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग और शोषित व्यक्तियों को यह संदेश दिया कि वे संगठित होकर ही सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करके अपने लिए एक वर्ग रहित समाज की स्थापना कर सकते हैं। सच तो यह है कि 19वीं सदी के मध्य से लेकर आज तक चाहे किसी विद्वान ने कार्ल मार्क्स की आलोचना की हो अथवा उनका समर्थन किया हो, लेकिन प्रत्येक सामाजिक विचारक ने किसी न किसी रूप में मार्क्स का उल्लेख अवश्य किया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग, शोषित व्यक्तियों को बढ़ावा दिया है और उनको ये संदेश दिया है कि आप अगर संगठित रहोगे तो निश्चित रूप से आप वर्ग रहित समाज की स्थापना करोगे और समाज में साम्यवाद की स्थापना होगी, आपका विकास होगा। कार्ल मार्क्स की जीवन परिचय एवं कृतियों के बारे में इस प्रकार है। हेनरी मार्क्स के सबसे बड़े पुत्र कार्ल मार्क्स थे। उनका जन्म 5 मई 1818 में राइन प्रांत के ट्रियर नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक अच्छे वकील थे। उन्होंने कुछ समय बाद ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। किसी समय मार्क्स के जन्म स्थान ट्रियर को प्रिंस आर्कबिशप का केंद्र माना जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में इस पर नेपोलियन का अधिकार हो जाने से धीरे धीरे यहाँ यहूदियों पर लादी गई नागरिक नियोक्ताओं का प्रभाव कम होने लगा। इस समय यहूदियों को भी विभिन्न व्यवसायों को करने की अनुमति मिल गई। वियना में नेपोलियन की हार होने के बाद राइन प्रांत एशिया को सौंप दिया गया। फलस्वरूप यहूदी परिवार पुनः अपने नागरिक
अधिकारों से वंचित होने लगे। इस प्रकार मार्क्स ने अपने बचपन से ही एक विभेदकारी व्यवस्था का अनुभव करना आरंभ कर दिया। इसके बाद भी सन 1830 से 1835 तक कार्ल मार्क्स की शिक्षा ट्रियर के एक अच्छे स्कूल जिम्नेजियम में होती रही। 17 वर्ष की आयु में अपने पिता की इच्छा अनुसार मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश किया, लेकिन सन 1836 में ही उन्होंने बोन विश्वविद्यालय को छोड़कर बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश करना ही मार्क्स के जीवन का एक नया मोड़ सिद्ध हुआ। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही हीगल की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय में हीगल के विचारों का प्रभाव बड़े स्तर पर था। धीरे धीरे यहाँ रहकर मार्क्स भी हीगल के विचारों से प्रभावित होने लगे। इसके अतिरिक्त यहाँ विधि शास्त्र के ऐतिहासिक संप्रदाय के प्रणेता सेविगनी ने मार्क्स को ऐतिहासिक अध्ययन तथा तर्क करने की क्षमता प्रदान की, जबकि उनके एक दूसरे शिक्षक गेन्स ने उन्हें सैद्धांतिक समालोचना का प्रशिक्षण दिया। कानून का विद्यार्थी होने के बाद भी इस विश्वविद्यालय में अपने अनेक साथियों के साथ हीगल ने दर्शन पर घंटों बहस करते रहने के कारण धीरे धीरे मार्क्स की रुचि इतिहास और दर्शन शास्त्र में बढ़ने लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्क्स ने हीगल के दर्शन को पढ़ने के साथ ही उसकी जो रुचि है वो इतिहास और दर्शन शास्त्र में होने लगी। बोन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के एक प्राध्यापक ब्रूनो बाउर चाहते थे कि मार्क्स भी दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हो जाएं, लेकिन कुछ ही समय में बाउर को उनके धर्म विरोधी तथा उदार विचारों के कारण विश्वविद्यालय से अलग कर दिया गया। सन 1841 में कार्ल मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। उसका शीर्षक था डेमोक्राइसिस तथा एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भिन्नता। इस प्रबंध पर मार्क्स को सन 1841 में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। एपिक्यूरस का दर्शन भौतिकवाद और नास्तिकता में विश्वास करता था। मार्क्स ने अपने उपयुक्त शोध प्रबंध में एपिक्यूरस के इस दर्शन से प्रभावित होकर स्वयं भी धार्मिक विश्वासों का विरोध करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार मार्क्स सन 1841 में 41 से विद्यार्थी जीवन समाप्त हो गया। अप्रैल 1843 में मार्क्स का अपना बचपन की मित्र जेनी से विवाह हो गया। विवाह के बाद अपने खाली समय में मार्क्स ने राजनीतिक और सामाजिक इतिहास पर मोंटेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। अंत में नवंबर 1843 को मार्क्स ने जर्मनी के प्रतिक्रियावादी वातावरण से छुटकारा पाने के लिए पेरिस जाने का निर्णय लिया। जर्मनी को छोड़कर सन 1843 में मार्क्स जब पुनः पेरिस आए तो यहीं से उनके बौद्धिक विकास का एक नया युग आरंभ हुआ। इस समय पेरिस वे केवल सामाजिक, राजनीतिक तथा कलापूर्ण गतिविधियों का केंद्र बन चुका था।
बल्कि पूरे यूरोप में सुधारवादी तथा क्रांतिकारी विचारों वाले बुद्धिजीवों भी यहाँ एकत्रित होने लगे थे। पेरिस में आकर मार्क्स ने भी उन बहुत से सुधारवादी और समाजवादी सिद्धांतों का गहन अध्ययन करना आरंभ कर दिया जो उन्हें जर्मनी में उपलब्ध नहीं थे, जहाँ एक और उन्हें प्रोधा, लुइस ब्लैंक, फोरियर, सेंट साइमन के विचारों का अध्ययन करने का अवसर मिला, तो दूसरी ओर बेबफ के क्रांतिकारी विचारों से वह प्रभावित होने लगा। पेरिस में ही मार्क्स ने इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ से लेकर रिकॉर्डो तक के विचारों को समझने के लिए सिस्मोंडी जैसे उग्र सुधारवादी आलोचकों के विचारों का अध्ययन किया। पेरिस में ही मार्क्स ने प्रोधा की पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी, संपत्ति क्या है, का अध्ययन किया तथा बाद में जब वह प्रोधों से व्यक्तिगत रूप से मिले तब ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रोधों के साथ उनकी मित्रता एक लंबे समय तक चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ ही समय बाद मार्क्स ने अपनी पुस्तक द मिसेरी ऑफ फिलोसफी, दर्शन शास्त्र की दुर्दशा में प्रोधों की पुस्तक दुर्दशा का दर्शन शास्त्र की कटु आलोचना की। उनका आरोप था कि प्रोधों ने ऐतिहासिक घटनाओं की विवेचना में भौतिक शक्तियों के द्वंद्व को बहुत गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। मार्क्स ने पेरिस की ओर होने वाले प्रवास इस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहीं सन 1844 में उनका फ्रेडरिक एंगेल्स से वह महान मिलन हुआ जो जीवन भर उनकी गहरी मित्रता के रूप में बना रहा। एंगेल्स के पिता एक कपड़ा उत्पादक थे। विद्यार्थियों, कई पुस्तकों में एंजल्स भी लिखा हुआ है और एंगेल्स भी वो एक ही विचारक है। एंगेल्स के पिता एक कपड़े उत्पादक थे। कपड़े की मील में श्रमिक वर्ग की दशाओं और उनके शोषण को देखकर एंगेल्स एक समाजवादी विचारक बन गए। एंगेल्स के विचारों और उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों और उनके कार्यों की दशाओं का गहन विचार करना आरंभ कर दिया। मार्क्स को यूरोप की सभी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। वह जितना अच्छा जर्मन भाषा में लिखते थे उतना ही अधिकार फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषा पर भी था। मार्क्स और एंगेल्स के विचारों में बहुत समानता होने के कारण उन्होंने अनेक ऐसे महत्वपूर्ण लेख लिखे जिससे दर्शन, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था के बारे में उनका उग्र सुधारवादी स्पष्ट होने लगा। सन 1845 में मार्क्स ने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक लिखी थी, लेकिन उनके जीवन काल में इस पुस्तक का प्रकाशन नहीं हो सका। उनकी सबसे पहले प्रकाशित होने वाली पुस्तक का नाम था द होली फैमिली, जो सन 1845 में प्रकाशित हुई। इसमें हीगलवादी विचारधारा में प्रभावित लोगों की एक परिवार मानते हुए हीगल तथा प्रतिपादित दर्शन की विस्तृत विवेचना की गई। कुछ ही समय में स्वयं हीगल के अनुयायियों के बीच मतभेद पैदा हो जाने के कारण इस पुस्तक को अधिक महत्व नहीं मिल सका। जिस तरह सन 1842 में मार्क्स को प्रेएशिया सरकार द्वारा उन्हें अपनी पत्रिका राइनिस जाइटुंग राइन गजट में प्रकाशित में प्रेएशिया और पूरे जर्मनी में पाए जाने वाली राजनीतिक और धार्मिक उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। इसी
तरह सन 1845 में फ्रांस की सरकार द्वारा मार्क्स को बुनकरों के विद्रोह का समर्थन करने के कारण पेरिस से निष्कासित कर दिया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने अभी सुना कि जब मार्क्स बुनकरों जैसे कमज़ोर वर्गों का समर्थन किया तो उनको पेरिस से निष्कासित कर दिया। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मार्क्स कितना अधिक श्रमिकों, शोषितों का समर्थक रहा है। मार्क्स ब्रुसेल्स में जाकर रहने लगे। मार्क्स को जब पेरिस से निकाला तो वो ब्रुसेल्स में जाकर रहने लगे। यहीं उनका संपर्क उन जर्मनी शरणार्थियों से हुआ जिन्होंने ब्रुसेल्स में रहना आरंभ कर दिया था। यहीं से मार्क्स ने अपनी आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन के सदस्य के रूप में देखना शुरू कर दिया। अपने लेखों और अपने वक्तव्यों के द्वारा उन्होंने स्वयं को एक क्रांतिकारी के रूप में ढालना आरंभ कर दिया। ब्रुसेल्स में मार्क्स ने एक जर्मन श्रमिकों और शैक्षणिक समिति की स्थापना की तथा बाद में इसे कम्युनिस्ट लीग जैसे फेडरेशन से संबंधित कर दिया। सन 1847 में कम्युनिस्ट लीग ने मार्क्स को एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने का काम सौंपा जिसके द्वारा उसके लक्ष्यों तथा विश्वासों को स्पष्ट किया जा सके। एंगल्स द्वारा पहले ही तैयार किए गए एक विवरण को नया रूप देकर मार्क्स ने जो दस्तावेज तैयार किया उसी को मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण कृति कम्युनिस्ट घोषणा पत्र द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा गया। यह पुस्तक 1848 में प्रकाशित हुई। प्यारे विद्यार्थियों, मार्क्स की सबसे इम्पोर्टेंट कृति है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सन 1848 में जब जर्मनी में एक क्रांति की दशाएं पैदा हो गई तब मार्क्स पुनः फ्रांस के राइनलैंड में लौट आए और वहां उन्होंने एक उग्र सुधारवादी समाचार पत्र न्यू राइनिस जाइटुंग, जिसको न्यू राइन गजट के नाम से भी जाना जाता है, के संपादक के रूप में काम करना आरंभ कर दिया। जर्मनी की क्रांति जब असफल हो गई तब मार्क्स को एक बार फिर देश निकाला दे दिया। अंततः मार्क्स लंदन में आकर बस गए तथा वहीं उनके जीवन का शेष समय व्यतीत हुआ। लंदन में आने के कुछ समय बाद ही मार्क्स ने सन 1850 में फ्रांस में वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस तथा 1852 में द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट नाम से दो महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक लघु पुस्तिकाएं लिखी। यहीं से मार्क्स को एक प्रमुख सामाजिक इतिहासवेत्ता के रूप में देखा जाने लगा। जून 1852 में मार्क्स ने ब्रिटिश संग्रहालय के रीडिंग रूम की सदस्यता ग्रहण कर ली, जहां वह प्रातः 10 बजे से शाम को 7 बजे तक निरंतर उन पुस्तकों का अध्ययन करने लगे जिनसे उन्हें पूंजीवादी व्यवस्था की अधिक से अधिक जानकारी मिल सकी थी। एक लंबे समय तक उनका जीवन अपने परिवार और एंगल्स तक ही सीमित रहा। यह एक गहन अध्ययन का काल था जिसके द्वारा मार्क्स सन 1867 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक दास कैपिटल को लिखने की तैयारी में लगे रहे। यह समय मार्क्स की घोर निर्धनता का समय था।
इस बीच कुछ दिनों के लिए उन्हें रेलवे ऑफिस में क्लर्क की नौकरी भी मिली, लेकिन अपनी बहुत बुरी लिखावट के कारण उन्हें इससे भी अलग होना पड़ा। मार्क्स की निर्धनता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि सन 1856 में जब उनके 3 बच्चों में से एक की कुपोषण के कारण मृत्यु हो गई, तब मार्क्स के पास उसकी कॉफिन तैयार करवाने के लिए भी धन नहीं था। कुछ साथियों की सहायता से भी उसका अंतिम संस्कार किया जा सका। मार्क्स को अपनी गरीबी से छुटकारा तब मिला जब अमेरिका में सबसे अधिक लोकप्रिय दैनिक पत्र न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून के विदेशी संपादक ने उनसे इस अखबार के लिए यूरोप की घटनाओं के बारे में लेख लिखकर नियमित पत्रकार बनने को कहा।